80 to 90% of UPSC aspirants faces one or another form of stress. शायद आप भी इनमें से किसी एक स्ट्रेस को फेस कर रहे होंगे, चाहे वास्ट सिलेबस को कैसे कवर करें इस बात का स्ट्रेस हो, या नोट्स मेकिंग कैसे करें इस बात का स्ट्रेस हो, टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेस हो, कंसिस्टेंसी का स्ट्रेस हो, या बर्नआउट का स्ट्रेस हो। शायद आप में से बहुत से बच्चे इस चीज को आज नहीं तो कल फेस जरूर करेंगे। एंड मैं आज विवेक शर्मा आपके साथ डिस्कस करने आया हूं ऐसे 3 मेजर चैलेंजेस जो आपके यूपीएससी जर्नी में कभी ना कभी आप फेस करोगे ही करोगे। एंड अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कैसे आप वो गलती ना दोहराएं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे की थी। तो आइए शुरुआत करते हैं एंड जानते हैं ऐसे 3 मेजर चैलेंजेस जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज आता है इतने वास्ट और डायनेमिक सिलेबस से कैसे नेविगेट करें। अब देखो, ये बात हर टीचर आपको कहेगा कि इन यूपीएससी यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। बट ऐसा बात सच नहीं है। असल में आपको यूपीएससी के एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, यहां पे टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी आपके लिए एक बड़ा मुद्दा होता होगा। अब क्योंकि सिलेबस आपको वास्ट लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट कि भाई इतने लिमिटेड पीरियड में कैसे यूपीएससी की तैयारी करें और कितनी इफेक्टिव है ये तैयारी, इसको समझने में आपको परेशानी आती होगी। एंड लास्ट में आता है स्ट्रेस, सेल्फ डाउट एंड पीयर ग्रुप प्रेशर। एंड कहीं ना कहीं इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ती हैं। तो आज हम इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ये बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, जब हम यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो है सिलेबस को। अब देखो, मात्र 5-10 रुपए की बात है। आप क्या कीजिए, अपने यूपीएससी सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। मतलब सिलेबस में आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, आपके ऑप्शनल का पेपर, एसए का सिलेबस एंड इवन एथिक्स का सिलेबस, इन सब का प्रिंट आउट ले लीजिए एंड इसको आप एक दीवार पे पेस्ट करके रेगुलरली 15 डेज तक रीड करो। आपको एक एक कीवर्ड पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये कीवर्ड पता है तो इससे बेनिफिट क्या है? देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग में कई बार आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या रीड करना है, और रीड करते हुए आप 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं। मेरे को हार्डली 45 मिनट्स लगते हैं न्यूज़पेपर को कवर करने में होलिस्टिकली। अब रीजन भी, मेरे को सिलेबस टिप्स पे है। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसके ऊपर क्या एक क्वेश्चन बन सकता है, या ये एग्जाम के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। किसी टॉपिक का क्या रेलेवेंस है ये आपको सिलेबस से पता लगेगा। सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग विद एनी टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, हफ्ता लीजिए या 2 दिन लीजिए, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं पिछले 10 साल के, उनको देखिए। सॉल्व नहीं करना है कि अभी आपके पास सॉल्व करने की हिम्मत भी नहीं है। तो यहां पे मैं आपको क्या कहूंगा, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी है, पॉलिटी है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, देन आर्ट एंड कल्चर है, देन ज्योग्राफी है, देन आपका इन्वायरमेंट आ जाता है, साइंस आ जाता है, आईआर आ जाता है। ऐसे कई सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई प्रीलिम्स में और मेंस में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको
वो अंडरस्टैंडिंग देगा जिससे आप अपने टाइम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करो जो आपके फाउंडेशनल पिलर हैं यूपीएससी एग्जाम के। जैसे पॉलिटी की बात करें तो इसके प्रीलिम्स में भी आपको 15-16 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ऑन एन एवरेज, एंड मेंस में भी आपको अच्छे खासे 5 से 6 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं। सेम इकोनॉमी 6 से 7 क्वेश्चंस जीएस पेपर 3 में एंड 15 के करीब क्वेश्चन प्रीलिम्स में। बट दूसरी तरफ अगर आप इन्वायरमेंट पे जाएं तो इन्वायरमेंट के 16-17 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, बट मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। सेम गोज विद द साइंस, साइंस के भी 10 to 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट मेंस के अंदर 4 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में एक सब्जेक्ट की मेंस और प्रीलिम्स की वेटेज क्या है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप अपना टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी देनी है और कितना टाइम देना है। देन आपको यहां पे फर्स्ट रीडिंग के बाद एनालाइज करना है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। शायद आप रीडिंग के पहले भी कर सकते हैं अगर आप उस चीज को समझ सके, बट समझना क्या है मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एग्जाम्पल मैं अपने सब्जेक्ट से दूंगा, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे इकोलॉजी के बेसिक्स एक टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, तीसरा पोल्यूशन, चौथा क्लाइमेट चेंज, पांचवा आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड लास्ट में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब देखिए, जब आप बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 मेजर टाइप के टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब इकोसिस्टम, एक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। या आपको बायो जियो केमिकल साइकिल्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कार्बन साइकिल, मिथेन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऐसी साइकिल्स पे। देन आपको पहले कुछ साल पहले तक आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आते थे, अब आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आने लगे। तो इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन आपको फूड वेब के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फूड चेन के ऊपर, फूड चेन लिखूंगा, फूड वेब नहीं। अब यहां पे अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो नोट्स हैं वो बेटर वे में प्रिपेयर हो सकते हैं, बिकॉज आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रीलिम्स की बात की जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में जब बात की जाए, क्योंकि मेंस में इस टॉपिक से आज तक एक क्वेश्चन आया, कुछ लोग कैरिंग कैपेसिटी यहां पे पढ़ाते हैं, ऑल्दो मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ाता हूं तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, बट मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बट अगर आप कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन यहां पे कवर करते हैं तो आपका यहां पे आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन मेंस में आया है। तो एक क्वेश्चन 10 मार्क का 10 साल के अंदर एक बार पूछा गया है इस टॉपिक से, तो आप मेंस में इस टॉपिक को कितनी वेटेज दोगे? मेजर मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मोर देन सफिशिएंट। अगर कुछ न्यूज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है उसको पढ़ लीजिए, दैट्स इट, आपका काम चल जाएगा। तो यहां पे आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक के लिए आपको कितना पढ़ना है। तो दैट्स व्हाई यहां पे जब मैं आपको यह कह रहा था कि आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग को एनालाइज करना है, तो इससे आपको यह पता लगेगा कि एक्चुअल में टॉपिक की क्या रेलेवेंस है, सब टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। देन थोड़ा आपको डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा एंड उन चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करना होगा जहां पर फ्रीक्वेंटली आपको अपडेट्स मिल रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यूपीएससी ने आज से कुछ साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था एलिफेंट के ऊपर। अब एलिफेंट के ऊपर ये जो क्वेश्चन आया था, उस साल एलिफेंट, एक फीमेल एलिफेंट के मुंह में क्रैकर फटता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
उसके पेट में एक बेबी भी था। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी उसी अकॉर्डिंगली फ्रेम किया। ऐसे तो बहुत सारी स्पीशीज न्यूज में होती है, बट अगर आप पीवाईक्यू को समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा जो थ्रेटेंड कैटेगरी की आपकी लिस्ट होती है, यानी वनरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली है। एंड देन एक टाइप का और क्वेश्चन आता है न्यू स्पीशीज के ऊपर, जिसमें एक बनाना की स्पीशीज के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करती थी। मतलब यहां पे ये क्लियर है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, इट जस्ट दैट यू आर नॉट हैविंग द क्लैरिटी अबाउट हाउ टू कवर अ टॉपिक एंड हाउ मच टू कवर अ टॉपिक। मतलब अगर कोई स्पीशीज न्यूज में है प्लस इस कैटेगरी से बिलोंग करती है, आपको पीवाईक्यू से पता लगता है, तो यहां पर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो ये कह देते हैं कि भाई ऑप्शनल ऑप्शंस के अंदर कोई टर्म दी हुई थी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस साल अभी 2-3 दिन पहले पुलिकट लेक आपकी न्यूज में थी, बिकॉज वहां पर डिसिल्टेशन के लिए कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे लोकल्स। बहुत सारे आर्टिकल्स में इसको, न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को कवर नहीं किया गया, डाउन टू अर्थ में ये आर्टिकल आ रखा था। पुलिकट एक आपका वेटलैंड साइट है, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक चीज टिक, दूसरी चीज न्यूज में था, एंड तीसरी चीज ये रामसर साइट है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रामसर साइट पे भी आए हैं, आप चेक कर लेना। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस साल पुलिकट लेक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू हैव टू स्टडी। अब उसके लिए रामसर साइट्स के लिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या एक साइट के ऊपर डिटेल पूछी जाती है, या यहां पे एक प्रोटेक्टेड एरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसमें लोकेशन पूछी जाती है, कौन कौन से वाटर बॉडीज या फिजिकल फीचर्स वहां देखे जाते हैं वो पूछा जाता है। तो आपको उस अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को कवर करना है। अगर आप इस तरह से अपने नोट्स बनाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको यूपीएससी एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे ये बात आ गई कि भाई आपको अपडेट करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ अपने नोट्स को, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अब टॉपिक की प्रायोरिटी सेट करनी है तो आपको यहां पे वेटेज समझनी होगी। एंड वेटेज कैसे समझोगे? जैसे लेट्स से मैंने यहां पर आपको बताया कि ये कुछ टॉपिक हैं जो इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले टॉपिक से आपको 24-25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस टॉपिक से आपको 81 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पोल्यूशन टॉपिक से रफली 39-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंड क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 40-45 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलते हैं। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, 15 अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई नहीं है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में कोई नहीं है। मेंस में इन दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन है, बट इसका क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में मिलेगा आपको, एंड इसका क्वेश्चन हर साल एक आता ही आता है आपको मेंस के अंदर। जब आपके पास ये क्लैरिटी है कि भाई कितने क्वेश्चन किसके अंदर किस टॉपिक में आ रहे हैं। अब जैसे पोल्यूशन टॉपिक पे हर साल एक क्वेश्चन आता है मेंस में, क्लाइमेट चेंज पे ऑल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आ रहा है, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये मेजर टॉपिक है जो मेंस में आते हैं। देन आपके पास वो समय है कि आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो कि क्या मेंस के लिए पढ़ना है और क्या प्री के लिए पढ़ना है। अब इसके अंदर एक बड़ी बात यह भी आ जाती है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको रेगुलरली टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता लगे। अब जैसे मान लीजिए आपने आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग के अंदर आपकी क्या कमी थी आपको वो समझना चाहिए, इन एरियाज पे आपको इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपने एमसीक्यूज लगाए हैं तो 4 ही मिस्टेक आप कर सकते हो, या तो आपका फैक्ट गलत होगा, या आपका कॉन्सेप्ट गलत होगा, या अगर आप देखेंगे तो लाइक आपने कोई सिली मिस्टेक की होगी, या यहां पे एक ऑड मिस्टेक ये भी देखने को मिल जाती है कि आपने करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा और करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन वहां पर डिमांड की गई थी। तो ये 4 ही मिस्टेक होंगी, और जो पार्ट आपका वीक हो उसके ऊपर फोकस करो। तो रेगुलरली अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। देन
इसी से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे। तो दैट्स देयर। अब अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की और कंसिस्टेंसी की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। देखो, हर दिन आप बिना थके सेम 10 घंटे या 11 घंटे डिवोट नहीं कर सकते। हो सकता है किसी दिन आप 8 ही घंटे पढ़ रहे हैं इफेक्टिव, हो सकता है कुछ दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, और हो सकता है कुछ दिन 5 ही घंटे पढ़ रहे हो। बट आपको अपने टाइम टेबल को टाइमली रिव्यू करना है। अब इसमें क्या होता है कि आपने जो टारगेट लिए, उन टारगेट्स को कितनी फ्रिक्वेंटली आप अचीव कर रहे हो। अगर आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं लिए, एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो आप अपने टारगेट्स को रिव्यू करो रेगुलरली एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो कि भाई कैसे आप टाइमली मैनर में सब कुछ अपना सिलेबस टाइमली खत्म कर सकते हैं। अब यहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट में जो वेटेज है उसको ध्यान में रखते हुए अपना टाइम टेबल बनाना है कि इतना टाइम, लेट्स से अगर आपकी 2.5 घंटे की एक क्लास है, उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर आप सब्जेक्ट को डिवोट करें, जहां पर आप एनसीईआरटी को उसमें पढ़ें, एंड कहीं ना कहीं आप फोकस इस बात पे भी करें कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उसको भी फॉलो करें। 1 घंटे में सेम टॉपिक इन 2 जगह से पढ़ा, अपने नोट्स फाइनलाइज किए, खत्म। उसके बाद वीकेंड पे उसको रिवाइज कीजिए। देन प्रिपरेशन को बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं आप ये ना कीजिए कि आप सिर्फ रीडिंग ही करते जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालिए, रिवीजन के लिए भी टाइम निकालिए। तो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन। तो ये भी एक मेजर एजेंडा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगर प्रोकास्टिनेशन की बात की जाए या बर्नआउट की बात की जाए, इससे कैसे डील करें? छोटे छोटे टारगेट्स लो यार। देखो, मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में था, तो मैंने जैसे 1 साल का अपना टारगेट लिया हुआ था, 1 ईयर। बट उसके साथ साथ मैंने 6 मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है, मेरे को इसका भी आइडिया था। देन 1 मंथ में मैंने क्या टॉपिक कवर करना है, मुझे इसका भी आइडिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 वीक में कहां तक पहुंचना है एंड 1 डे में मैंने क्या कवर करना है, मैंने इन सबको बाइफरकेट कर रखा था कि मुझे ये पता रहे कि मेरी स्टडी किस ट्रैक पे चल रही है एंड कब मुझे गेयर शिफ्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस कितना पड़ा है, एंड हम अपनी ही एक दुनिया में जी रहे होते हैं जहां पर हमें लगता है कि सब कुछ टाइम से कवर हो जाएगा। तो यहां पे रेगुलरली अपने आप को ट्रैक करने की जरूरत है, एंड छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो, रेगुलर ब्रेक्स लो, जिससे आपको बर्नआउट ना हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ह्यूमन ब्रेन मैक्सिमम 45 to 1 आवर अटेंटिव होता है। उसके बाद एक फ्लक्चुएशन आती है जहां पर आप पढ़ तो रहे हो, आपको समझ कुछ नहीं आता। तो एटलीस्ट 45 1 आवर, जब भी आपको ऐसा फील हो, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो, उठ के अपनी सीट से खड़े होकर पानी पी लो, थोड़ा इधर उधर टहल लो, और फिर वापस से अपने टॉपिक को पढ़ने बैठ जाओ। तो ये आपकी जो बर्नआउट है उसको कम करेगा। अब देखो, इस पूरी गाइडेंस जो आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें एक बात ये भी आती है कि सोर्स कैसा रखें। देखो, सोर्स ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके पीवाईक्यूज सॉल्व हो रही हो उससे, एंड कहीं ना कहीं रेगुलरली अपडेटेड हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सोर्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दिवाली सेल में आपको ये 15,000 की जो बुक्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, सभी तरह की आपको बुक्स मिलेंगी। अब इन बुक का फायदा ये है कि ये रेगुलरली अपडेट होती हैं, जिसकी वजह से आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। देन अगर बात की जाए स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, स्ट्रेस को हैंडल करने का एक ही तरीका भाई, अपने आप को इंसेंटिव देना। मैं आपको बताता हूं, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, जब भी मैं अपने वीकली टारगेट को अचीव करता था, तो आई गिफ्ट माई सेल्फ 3 आवर्स, 3 घंटे का कोई भी चीज। मुझे जैसे खाना बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर जैसे परांठे वाली गली चला जाता था खाने के लिए, या ओल्ड राजेंद्र नगर में एक अग्रवाल स्वीट्स करके दुकान है, वहां पर चला जाता था खाने। उनकी राज कचौरी उस टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, गोलगप्पे भी अच्छे होते थे। देन उसके अलावा अगर मेरे को मूवी पसंद है तो मैं कोई मूवी देख लेता था। तो ऐसी कुछ चीजें मैं जो मुझे अच्छी लगती थी, 2-3 घंटे हफ्ते में मैं अपने आप को देता ही देता था।
मोर ओवर सुबह उठ के आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या मेडिटेशन करनी चाहिए। अभी भी अगर आप मेरा टाइम टेबल देखें, कुछ बच्चे होंगे जो मेरे साथ रेगुलर कनेक्ट में रहते हैं, मेरी सभी क्लासेस देखते हैं। सुबह 7:30 बजे से लेके रात 9 बजे तक मेरी क्लासेस रहती हैं। बट स्टिल मैं वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टीचर में से एक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को दिन में 1 डेढ़ घंटा मैं वो काम करता हूँ जो मुझे सुख देता है, मेरे को खुशी देता है। दैट इज चाहे वर्कआउट करना हो या अपनी पसंद का खाना खाना हो या अपने बेटे के साथ खेलना हो। सो द थिंग इज, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करें। जैसे आज की डेट में मेरे को मेरे बेटे के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो मेरा स्ट्रेस रिड्यूस करता है। तो वो चीज इसमें हो सकती है। एंड एक बात ये आती है, हर फेलियर सीखने का एक मौका है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह नहीं कि भैया आप सीखते ही जाएं और उसको इंप्लीमेंट ना करें। तो यहां पर आप अपनी गलती से सीखें और उसको इंप्लीमेंट करें। मतलब चेंजेस लेके आए। जो प्रॉब्लम पहले आपके अंदर एग्जिस्ट करती थी वो नहीं आनी चाहिए। एक नई मिस्टेक करोगे कोई दिक्कत नहीं, बट सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करोगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है। फिर इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप। देन लास्ट में मैं ये कहूंगा कि सक्सेसफुल होना है तो यहां पे आपको पर्सनल प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना होगा। दूसरों से ग्रज या दूसरों की सक्सेस में जलने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर बदलाव लाओ और अपने आप को बेटर करो। एंड हर एक की जर्नी बिल्कुल यूनिक होती है। ठीक है, मेरी जर्नी में सक्सेस नहीं मिली मेरे को यूपीएससी एग्जामिनेशन में, बट मेरी जर्नी यूनिक है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी गॉड हैज अ प्लान जिसमें शायद मैं हजारों बच्चों की सिलेक्शन के लिए एक रीजन बनूं। सो देयर इज समथिंग फॉर यू। एंड आपकी जर्नी बिल्कुल यूनिक है। एंड वो आपकी जर्नी है। इसको किसी और से कंपेयर करके, किसी और की सक्सेस से कंपेयर करके अपने आप को छोटा मत कीजिए। तो अपने ऊपर बिलीव रखिए, मेहनत कीजिए एंड यही आपको सक्सेस दिलाएगा। लास्ट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं हो रहा, एंड लॉन्ग आवर्स डिवोट करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद अभी भी मुझे याद नहीं हो रहा है एंड मैं शायद इस एग्जाम के लिए नहीं बना हूं, तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। या अगर आपको लगता है कि भाई आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे और उससे बदलाव आ सकता है और उससे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, तो वो बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। आइदर चेंज योरसेल्फ या चेंज योर फील्ड, दो ही ऑप्शन है, स्ट्रेस नहीं लेने का। तो यहां पे ये तीन वो चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की ड्यूरिंग प्रिपरेशन। एंड मुझे लगता है कि आप में से हर कोई कभी ना कभी इन प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। एंड इन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता एक ही है, प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसमें आप अपनी गलती से सीखें। बट फोकस ये कीजिए कि पीवाईक्यूज आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके पास कहीं से भी एक्सेस हो मेरे वीकली लेक्चर्स का, करंट अफेयर के, पिछले वीक मैंने एक लेक्चर लिया था, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज मेरे को टिप्स पे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, बट किसी टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम कर रखा है, मैं आपको बता दूंगा कि आप ढूंढ सकते हैं उसे। इस तरीके से बता दूंगा कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ, आपको बता दूंगा। इवन जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है भाई, अब लोग कहते हैं कि भी करंट अफेयर से इसमें कुछ नहीं आता, बट एक साल प्रोजेक्ट काकतई आपका न्यूज में था, काकतई किंगडम के पोर्ट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ऐसे हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे को टिप्स पे, सिलेबस मुझे टिप्स पे। तो इस वजह से यूपीएससी जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने में मेरे को बहुत इजी लगता है और इंटरेस्ट बनता है। तो आपको भी वो इंटरेस्ट आएगा अगर आप पीवाईक्यू और सिलेबस को ढंग से कवर करेंगे। मेक श्योर आप इस चीज को कवर करें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। VIVEK1810, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। कोई चार्जेस नहीं है इस चीज के। अगर आप निर्णय आईएएस के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं और आपको ये फील हो रहा है कि आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको एक रास्ते की जरूरत है, तो आई कैन बी योर गाइड। इस अंधेरी दुनिया में, अंधेरे रास्ते में मैं आपको वो दिशा दिखा सकता हूं जिससे शायद आप आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।